इसमें फीचर्स साथ में सीखेंगे। व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, एक एक करके मैं तुमको बताते जाता हूँ। सबसे पहला फीचर, सो दैट इज एथिकल वैल्यूज। बिजनेस एथिक्स इज कंसर्न विद मोरालिटी ऑफ इन बिजनेस। मोरालिटी मतलब सही या गलत। बिजनेस अफेक्ट सोसाइटी जो प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। अभी बहुत जरूरी है कि अब मैं बहुत पर्टिकुलर हूं इस मामले में कि अब जैसे जो दारू के कंपनी सप्लाई करते हैं, जो देशी दारू है जो भी है, हर साल कितने लोग मरते हैं डुप्लीकेट दारू। और ये बहुत गोवा साइड बहुत जगह पर डुप्लीकेट दारू मिलती है, टैक्स कम है ना तो लोग बहुत पीते हैं। दमन साइड तुमको ज्यादातर डुप्लीकेट ही मिलना है। तो ये जो डुप्लीकेट बेचते हैं दे आर लीस्ट कंसर्न कि उससे डेथ भी हो सकता है, दे ओनली सी देयर प्रॉफिट। आजकल नकली अंडे आ गए, तुमको विश्वास नहीं होगा, मार्केट में लोग नकली अंडे बेच रहे हैं, नकली दूध आ गया है, उसमें फेविक्रिल डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं ताकि झाग आ जाए। सोचो पेशेंट या इंसानों का क्या हाल होता होगा। दूसरा रिलेटिव टर्म, अगेन बोलते ना, अलग अलग देशों में अलग अलग मानना है। तुम जापान जैसे देश में किसी ने रिश्वत दिया तो वो बोलते ना, कितना भी पैसा दो वर्कर लेगा नहीं पैसा। यहाँ पे मैंने कल तुमको एग्जांपल दिया था कि पर्सनली मैं मानता हूँ कि कोई भी एम्प्लॉय ने सप्लायर ये सबसे बोलते ना गिफ्ट स्वीकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रेम से नहीं रिश्वत दे रहा है ताकि सप्लायर ने दाम कोट किया वो ज्यादा कोट करे। ठीक है ना। जैसे कि इसका ले लो लाइव एग्जांपल। अभी जो सैनिटाइजर है, हर एक कंपनी में सैनिटाइजर लगता ही है। तुमने सैनिटाइजर दिया 100 रुपए का और वेंडर को गिफ्ट दिया, तो तुमने कोटेशन जब उसने मांगा तुमने 120 कोट किया, उसने पास कर दिया। तो घाटा किसका हो रहा है? कंपनी का हो रहा है 20 रुपया। तुम्हारा तो फायदा हो रहा है, उसमें से 5 रुपए का गिफ्ट तुमने दिया उसको, सब फायदे में कंपनी छोड़कर। तो ये रिलेटिव टर्म है, कुछ लोग के लिए ये सब ओके है, कुछ लोग के लिए नहीं है। जैसे ब्राइब, कुछ लोग का मानना है रिश्वत देके काम होता है तो कर लो। वही कुछ देश में, जैसे तुम गल्फ कंट्री में चले जाओ, वहां पे ब्राइब का चक्कर ही नहीं है। वहां पे सीधा अंदर कर देते हैं, तुम रिश्वत की बात कर भी नहीं सकते वहां पे। तो रिलेटिव टर्म है, अलग अलग देशों में। चाइना में बहुत रिश्वत चलता है, रशिया में, इंडिया में। लेकिन कुछ देश जैसे जापान, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, वह सब नहीं चलता है सब चीजें। थर्ड, डेवलप ओवर टाइम। ये जो बिजनेस एथिक्स है ये वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ है। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मारुति की एक गाड़ी के सख्त खिलाफ हूँ, आज भी खिलाफ हूँ। मारुति वैन, कितने लोग मरे हैं मारुति वैन में। मारुति वैन में फ्रंट साइड से एक्सीडेंट हुआ तो 98% टाइम तुम्हारा मरने का चांस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई सपोर्ट ही नहीं ना। गाड़ी, तुम जहां पे बैठे हो और तुम्हारा कांच, इंजन तो आई थिंक तुमको दिखना ही नहीं है। तो मारुति कंपनी ने फिर भी मारुति इतना वैन बनाया इतने साल, नोइंग कि सबसे डेंजरस गाड़ी है, क्योंकि फ्रंट कोलिजन में बचने का कोई चांस ही नहीं है। वक्त के साथ साथ आजकल जैसे टेक्नोलॉजी आ गया, तो और वैसे भी वक्त के साथ साथ मारुति वैन का बंद होना तय ही था, क्योंकि लोग मर रहे थे। तो थोड़ा सा जैसे कंपनी जब देखता है, मर्सिडीज बेंज से भी हुआ है। मर्सिडीज बेंज बोलता है उसका गाड़ी कभी पलटेगा नहीं, बट देयर हैव बीन केसेस जहां पे डेथ्स हुए हैं। तो ये लोग उसके बाद इंप्रूव करते जाते हैं। तो जो बिजनेस एथिक्स है वो वक्त के साथ साथ इंप्रूव होता है, और तुम सुधार लाते हो अपने प्रोडक्ट में। तुम एरोप्लेन के एक्सीडेंट्स ले लो। बहुत बार एरोप्लेन के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो टेक्निकल फेलियर के वजह से होते हैं, और फिर पता लगाया जाता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ये सारा बोलते हैं ना, एक्सीडेंट से लाइफ तो चले जाते हैं बट फ्यूचर में सेफ्टी में बढ़ोतरी होती है। सो डेवलप ओवर टाइम,
अल्टीमेटली बिजनेस एथिक्स किसके लिए है? सोसाइटी के लिए। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अभी मैं तुमको एक एग्जांपल लेता हूँ। आई थिंक इसमें एग्जांपल लूंगा मैं जॉनसन एंड जॉनसन का। बेबी पाउडर में अनडिस्प्यूटेड जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया में नंबर 1 था। अच्छा, इतने साल उन लोगों ने राज किया इंडिया में। बाद में जब केमिकल प्रोसेस करना शुरू हुआ अमेरिका में, पता चला कि उनके पाउडर से कैंसर होता है। हल्ला हो गया इंडिया में। फिर भी उसने बेचना रोका नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन ने। उनका प्रोडक्ट चालू ही रहा। मतलब जो ट्रायल्स होने चाहिए, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? बच्चों को होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर कौन यूज करता है? बच्चे लोग यूज करते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लूंगा मैं। तुम जब जाते हो दुकान में, तुम समोसा वड़ा पाव लेते हैं, वो न्यूज़पेपर के इसमें व्रैप करके तुमको देता है। स्टडी ने बताया कि न्यूज़पेपर का जो इंक है, बिकॉज वड़ा पाव ये सब समोसा ऑयली रहता है, तो उसमें वो चला जाता है। तो अभी इस साल गवर्नमेंट ने कायदा लाया कि तुम समोसे में न्यूज़पेपर नहीं डाल सकते, मतलब पैक करके नहीं दे सकते। कितना साल लगा अपने देश को समझने को? 70 साल। तुम सोचो। और नए कायदे आए कि जो वड़ा पाव बनाते हैं जिसमें ऑयल यूज होता है, ये लोग क्या करते हैं, तब तक फ्राई करते हैं जब तक काला नहीं हो जाता ऑयल। नया कायदा आया कि तुम 3 टाइम के ऊपर ऑयल को फ्राई नहीं कर सकते। बट तुम जाओ और चेक करो, कितने लोग कम से कम 8-8 10-10 बार वही तेल रखते हैं। इससे एक गंदा एग्जांपल लेता हूँ तुमको। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे एग्जांपल, बट जो फैक्ट है। अब सलीम चाय के पास मैं क्यों जाता हूँ? तुम नोट करो, सवेरे तुम गए हो ना, अर्ली मॉर्निंग 7-7:30 बजे, वो लोग पहले दूध को गर्म करते हैं। तुमने नोट कभी गए हो अर्ली मॉर्निंग उसके पास, सलीम चाय के पास? उसका दूध का पातिला देखो, एक जगह हमेशा गर्म होता है। अब मैं तुमको बोलता हूँ शर्मा चाय के पास जाओ। वो क्या करता है, जो गोदावरी का दूध आता है ना, ठीक है, तो वो एज इट इज चाय के पतीले में डालता है। इसका मतलब जो होमोजेनाइज, या जो बोलते हैं ना जिससे कीटाणु मरे, बहुत सारे चाय वाले मिल्क पाउडर डालते, दूध भी नहीं डालते। और 98% नासिक के चाय वाले दूध को गर्म नहीं करते। इसलिए मैं 99% सलीम चाय छोड़कर दूसरी जगह पे जाने से प्रेफर नहीं करता। अच्छा, हम इससे भी एक वर्स्ट एग्जांपल। जब पिछले साल, आई थिंक ये 2019 में नहीं, शायद 2000, ये साल नहीं, 2019 की बात है। गर्मी बहुत थी पिछले साल 2019 में। तो मेरा क्लास 3 बजे होता था, तो मैं 2:45 को कोल्ड कॉफी पीता था, 2:50 2:55 को, और फिर जाता था। ये कहाँ पे तुम्हारा है ना फेमस वो भोलेज रॉक एंड रोल्स के बाजू में कौन है? उसका कॉफी बहुत अच्छा था। वो बेंजोस। हाँ, बेंजोस। पैंजोस नहीं, G9 करके क्या नाम है उसका, वो आर्चिस के ठीक सामने, जो सुमन हॉस्पिटल के बाजू में है ना, उधर कॉफी का एक दुकान। वो रोल्स बहुत अच्छा बेचता है, उसके बाजू में। उधर रोल्स है ना, न्यासा के सर बाजू। कभी गए नहीं उधर। उधर का वो काफी फेमस है, उधर काफी अच्छा भी मिलता है। और मेरे को रास्ते में पड़ता है तो वहां से। फिर एक बार क्या हुआ, और उसने अपना सलीम चाय के बाजू में खोला था। तो ये जो न्यासा के बाजू में जो है, वो अलग से बनाता था, मतलब दिखता नहीं था अपने को कैसे बनाते हैं लोग। तो सलीम चाय के बाजू में ना उसने अपना ब्रांच खोला था, तो मैं वहां पे जाता था कि गर्मी में चाय नहीं पी सकते, कोल्ड कॉफी पी के जाऊंगा। एक दिन क्या हुआ, मैं जब गया तो मैंने देखा गोदावरी का उसने काटा और वही मिक्सर में डाला और बर्फ डाल के। तब मुझे ख्याल में आया कि कितना खतरनाक है ये हेल्थ के लिए। ये लोग को किसी का, इंसान की कीमत, जिंदगी की। अच्छा, ये लोग को सस्ते में बेचना है तो दूध गर्म करेंगे तो गैस लगेगा। तो
ये जो नासिक के जो भी मैकडोनल्ड्स है, जो भी है, कितने लोग हैं जो कैलोरीज लिखते हैं? सिर्फ एक सबवे, सबवे छोड़कर कोई भी तुमको कैलोरीज उनके खाने में कितना है कोई नहीं बताएगा। मैकडोनल्ड तो भूलकर भी नहीं बताएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलोरीज मैकडोनल्ड्स के इसमें रहता है। किसको चिंता? सो अल्टीमेटली बिजनेस एथिक्स किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए है। तो जो भी ये फॉलो करते हैं सबवे वाले लोग, बराबर वो लोग कैलोरीज कितना है बताते हैं। सो तभी तो वैल्यू आता है तुम्हारे प्रोडक्ट का। और अल्टीमेटली बिजनेस सोसाइटी रिलेशनशिप तो है ही ना। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल आता है सोसाइटी से, गुड्स जाता है सोसाइटी को, तो बिजनेस सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी तुमको पैसा देता है, बराबर है, और उसके दम पर तुम सरवाइव करते हो, और तुम गुड्स सोसाइटी को देते हो। तो रिलेटेड ग्रुप्स है दोनों। बिजनेस सोसाइटी के नीड पूरे करता है, सोसाइटी बिजनेस के नीड पूरे करता है, लेकिन इसमें कहीं पे भी बोलते ना कमी रह गई बिजनेस में गुड्स का क्वालिटी। अब इंडियन टॉयज ले लो, इंडियन टॉयज ज्यादातर चाइना के आते हैं, 80 to 90% टॉयज चाइना के हैं। सब के सब टॉयज में कैडमियम रहता है, कैडमियम कॉजेस कैंसर। वही यूरोपियन टॉयज में चाइना के क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो लोग ऐसे टॉयज को अलाउड नहीं करते, सीधा आउट कर देते हैं। इंडिया का 90%, अभी इसने खरीदा ना हैमलेस, शायद रिलायंस ने खरीदा हैमलेस, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉय का शोरूम चेन स्टोर्स है, नासिक में भी है, बिग बाजार में है हैमलेस। बोलते ना ये यूरोपियन ब्रांड है, वो बंद हो गया तो रिलायंस ने खरीद लिया उसको। तब जाकर मुझे लगा चलो कुछ तो अपने देश में अच्छा हो रहा है। मतलब ये लोग सब बहुत केयर लेते हैं कि बच्चे लोग टॉयज मुंह में डालते हैं तो वैसा उसमें रॉ मटेरियल डालते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। चाइना को एक कण परवाह नहीं, भाड़ में जाए लोग उन लोग का गल्ला भरता है ना। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वर्ल्ड नंबर 1 चाइना है, उनको क्या पड़ी है लोगों की। तो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स कौन देखता है? कोई नहीं, बहुत कम लोग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स देखते हैं। नासिक की मिठाई का शॉप नाम नहीं लूंगा, फिर तुम वहां पे जाना बंद कर दोगे। बहुत सारे लोग मिठाई में जो मावा, बहुत पुराने दिनों का मावा रहता है, दूध स्टोर नहीं कर सकते, बड़े लोग चुपके से दूध स्टोर कर सकते हैं, करते हैं, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस रहते हैं। हाँ कुछ लोग अतुल ले लो, बग्गा ले लो, नासिक रोड में आई थिंक एक क्वालिटी है, ये लोग बहुत ईमानदारी से बिजनेस करते हैं। लेकिन कुछ लोग पे भरोसा नहीं है मुझे, ये लोग सब पुराना मावा, रात का वड़ा पाव, क्या गारंटी कि सवेरे नहीं है, कोई कायदे नहीं, कहीं पे कुछ लिखा नहीं है। आजकल सब आता है, हम लोग पानी ये यूज करते हैं बिस्लरी वाला, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है अभी भी। सो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, तुम ट्रेन में ले लो, ट्रेन का खाना बीच में पकड़े गए थे कैंटीन वाले, जो बाथरूम में पानी है वो यूज कर रहे थे लोग खाने में पानी डालने के लिए। सो सब बताने जाओ तो तुम्हारा खाना भी बंद हो जाएगा, लेकिन अभी क्या करें। इंटरेस्ट ऑफ, फिर प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, किस प्रकार का फ्रेमवर्क? तुमको एक वातावरण में काम करना है, सोशल, लीगल, कल्चरल, इकोनॉमिक। तो तुमको बिजनेस एथिक्स फॉलो करना ही है सब जगह पे, लीगल लेवल पे टैक्स भरना है, सोसाइटी में लोग को नौकरी देना है, कस्टमर को अच्छा क्वालिटी देना है एट फेयर प्राइस, ठीक है ना। फिर एक सिस्टमेटिक स्टडी है। एक सिस्टमेटिक स्टडी किस चीज का? तुम्हारा नेचुरल वातावरण में तुम काम करते हो, तुम ह्यूमन बींग्स को असर करते हो, सोसाइटी को असर करते हो। अब कोका कोला पर इल्जाम लगा था, जो किनले है, जो पानी तुम जमीन से निकालते हो, ओवर निकाल दिया तो बाजू वाले खेत सूख जाएंगे। ये लोग को जो लिमिट दिया रहता है उससे ज्यादा ये लोग निकाल रहे थे। सो एक बोलते हैं ना, सिस्टमेटिक स्टडी है, तुम्हारा हर चीज सोसाइटी को असर करना है। तुम गुड्स, मैं कई बार सोचता हूँ, लकीली मैं प्रोडक्ट बनाता नहीं हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट बनाए इंडस्ट्री में धुआं निकलता है, तो सोसाइटी को नुकसान तो होना ही है। तो ये सब चीजें जो असर करता है, सिस्टमेटिक स्टडी है, एवरीथिंग विल इन्फ्लुएंस अदर्स, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अभी तुम सोचो 70 साल बाद प्लास्टिक पे बैन हुआ, लेकिन अभी एक नया प्रकार का पोल्यूशन शुरू होने वाला है, बहुत जल्द हो भी चुका है। प्लास्टिक पे तो बैन हो गया, लेकिन मास्क पे कैसे बैन करेंगे? लोगों को अक्ल नहीं है।
तुम नदी किनारे जाओ, वहां पे मास्क ऐसे फेंके हुए मिलते हैं रास्ते में। मैं वो दिन जा रहा था, रास्ते में मुझे मास्क दिखा। आप सोचो ना, कोई कोविड का पेशेंट रहेगा, उसके डिस्पोजल का किसी को सेंस नहीं है। तो ये जो है बिजनेस एथिक्स, ये यूनिवर्सल इन नेचर है। ये अ, जो मास्क है, मैंने जो वीडियो देखा था इंडिया का था ही नहीं। इंडिया के लोग फेंकेंगे नहीं, इंडिया के लोग जब तक वो जैसे पोते फटता नहीं है मास्क तब तक इस्तेमाल करेंगे। ठीक 1 साल बाद देखना, 6 महीने बाद कैसे तुमको रास्ते में मास्क मिलना शुरू हो जाएंगे। फॉरेन में बीचेज है तो बीच में पड़े हुए मिलते हैं मास्क, क्योंकि फॉरेन के कुछ लोग को वहां पे भी सेंस नहीं है। तो बिजनेस एथिक्स सब जगह है वर्ल्ड में। इनफैक्ट जो मास्क बनाते हैं, अभी तो पता चला N95 भी सेफ नहीं है। तुमने सुना भी होगा, N95 मास्क भी पूरे तरीके से सेफ नहीं है। क्या इन लोगों ने रिसर्च किया? अब वापस इंप्रूवमेंट होगा। लुई फिलिपी वाले बोलते हैं 7 लेयर्ड मास्क, बट क्या उन लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं? क्या मेडिकल डॉक्टर्स को दिखाया है? ये लोग ने सर्टिफाई किया है कि इन लोग के एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देते हैं? मुझे नहीं लगता। बस लुई फिलिपी नाम है, बेचेंगे 250-300 रुपए का मास्क, लेकिन क्या गारंटी कि वो सेफ्टी। वो लोग क्या बोलते हैं, कंफर्ट टू वेयर। अरे कंफर्ट टू वेयर बात की बात है, तुम पहले बैक्टीरिया से, वायरस से तो बचाओ। वो सब कोई नहीं बोलता। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है। 10वां, कोड ऑफ कॉन्डक्ट। अब जैसे मैंने बॉश का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, गिफ्ट लेकर आना है तो बाहर रखो। उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट इज वेरी क्लियर, हम कोई रिश्वत देंगे नहीं, कोई रिश्वत लेंगे नहीं, गवर्नमेंट के आदमी को खिलाएंगे नहीं, ना उनसे पैसा लेंगे, फास्ट काम करने के लिए ना रिश्वत देंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे, हमारे जो सीक्रेट्स है हमारे पास रहेंगे, कॉम्पिटिटर के सीक्रेट्स हम लेना नहीं चाहेंगे। ये सब उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट लिखित फॉर्म में है, करेक्ट। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट्स तुम्हारे हैं बिजनेस एथिक्स के, जो फीचर्स थे। अब इसका मैं तुमको एक एक करके एक स्टोरी बताता हूँ पतंजलि का। क्योंकि वैसे स्टार्ट मैंने बाबा का कोरोनिल से किया है। ये इन लोगों ने कोरोनिल लॉन्च किया था, इसमें काफी एथिकल इश्यूज आए थे, और ये कुछ 580 कुछ तो दाम था, 500-550 रुपए का। लेकिन ये फ्लॉप गया, क्योंकि जब मार्केट में हल्ला हुआ ना, तब उनको एडमिट करना पड़ा कि ये कोरोना की दवाई नहीं है, ये इम्यूनिटी की दवाई, और ये लोग कोरोना के नाम, दवाई के नाम पर इसको बेचना चाहते थे। इन लोग करोड़ों रुपए कमा लिए होते, लेकिन वो सीधी बात है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थोड़ी छोड़ेगा उन लोग। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में से एक है। सबने कोर्ट पे केस किए थे इनके खिलाफ, इनको पब्लिकली स्वीकारना पड़ा कि ये इम्यूनिटी की दवाई है। सो पहला तो पॉइंट है, कोरोना की जो कोरोनिल टैबलेट्स थे, जो तुम्हारे सामने फोटो भी आया है, वो इम्यूनिटी की दवाई थी कोरोना के अगेंस्ट। अभी तो निकला ही नहीं है वैक्सीन। वैक्सीन जो रशिया ने सबसे पहले लाया, वो तो कमाने के लिए लाया। अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स कहाँ पूरे परफेक्ट हुए हैं? हम सब जगह चल रहे हैं अभी तो, और 3-6 महीने न्यूज आएगा, फिर चलेगा, 3-6 महीने चलना ही है सब। फिर रिलेटिव टर्म, पतंजलि का वो अपना एक रिलेटिव है, आचार्य बालकृष्ण, नेपाल का आदमी है। ये इंडिया के रिचेस्ट में गिना जाता है। ये जो आदमी है ना, ये इंडिया का रिचेस्ट आदमी में, इसकी संपत्ति कम से कम 5,000 फिल्म स्टार से ज्यादा तो संपत्ति इस आदमी की है। मतलब पतंजलि ने इतना कमा लिया है अभी। सो ऐसा सोचो, पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च किया, बाबा रामदेव मेन उसके फेस है पतंजलि के। फिर उन्होंने अपने रिलेटिव आचार्य बालकृष्ण को लाया, और पतंजलि के, फिर पतंजलि जोर से शुरू किया, और फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट वक्त के साथ साथ डेवलप किए। आज की तारीख में पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और फिर इन लोगों ने सारे प्रोडक्ट डेवलप किया, बाबा रामदेव ने, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए। मैं मानता हूँ कि पतंजलि का भरोसा बहुत है लोगों को। सो पहला पॉइंट है, एथिकल इश्यूज थे कोरोनिल के। तो पतंजलि लॉन्च, मतलब बाबा रामदेव ने अपने रिलेटिव को लॉन्च किया। आचार्य बालकृष्ण ही देखते हैं, बाबा रामदेव तो मार्केटिंग गुरु है, मार्केटिंग मतलब पतंजलि का मार्केटिंग बाबा रामदेव करते हैं, लेकिन मेन संभालते हैं ये बालकृष्ण। और फिर पतंजलि ने बहुत सारे डेवलप किए प्रोडक्ट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और सारे प्रोडक्ट उन्होंने सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए रखे। और इसलिए इंटरेस्ट के लिए रखे, इसलिए जो बिजनेस सोसाइटी रिलेशनशिप, इनका दंत कांति जो है बहुत फेमस हुआ। मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहुत लोग ये यूज करते हैं। डाबर, ये सब फॉरेन के जो कंपनीज है उससे तो अच्छा ही है।
और तुमको पता है दंत कांति की वजह से कोलगेट को झक मार के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि दंत कांति काफी उनका मार्केट खा रहा था। सब के सब जो कॉम्पिटिटर्स है पतंजलि, सबके टर्नओवर कम किए पतंजलि ने, इतना पतंजलि को सपोर्ट मिला इंडिया में। सीधी बात है ना, इन लोग का एक ही बोलना था, स्वदेशी हम हैं, बाकी फॉरेन कंपनीज कमा के फॉरेन में लेके जाते हैं। यूनिलीवर ले लो, डाबर ले लो, ज्यादातर तो ये लोग फॉरेन में लेके जाते हैं। तो इन लोग ने बोला कि तुम स्वदेशी खरीदो, इंडिया में ही पैसा रहेगा, और सच बात है। तो इसलिए इनको सपोर्ट काफी मिला। और पतंजलि ने टूथपेस्ट लॉन्च किया सस्ते दाम में इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तुम देखोगे ना, च्यवनप्राश फॉरेन के कुछ लोग नहीं, इंडियन कुछ च्यवनप्राश 550 रुपए के आते हैं, जब पतंजलि ने 300 रुपए में लॉन्च किया च्यवनप्राश। बाकी लोग को तो सुलाई दिया देखा जाए तो। सो पहला पॉइंट क्या था, एथिकल इश्यूज था कोरोनिल में, उन्होंने अपने रिलेटिव को लॉन्च किया, और वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट्स डेवलप किए इसने बालकृष्ण ने। फिर इनका प्रोडक्ट सोसाइटी के इंटरेस्ट में था, इसलिए सस्ता बेचते थे ये लोग, बिजनेस सोसाइटी रिलेशनशिप हुआ दंत कांति बेच के। और दंत कांति क्यों सस्ते में रखा, क्योंकि ये लोग कंज्यूमर के इंटरेस्ट में बना रहे थे प्रोडक्ट। फिर आगे मार्क्स को सिस्टमेटिक स्टडी करने के बाद इन्होंने पाया कि, एक मिनट, क्या पॉइंट है मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, जब इन लोगों ने, बोलते ना, पतंजलि का जब इन्होंने इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के लॉन्च किया, लेकिन वक्त के साथ साथ इन लोगों ने पाया, मार्केट MARKET है, वही मैं सोच रहा था ऐसे कैसे हो गया मार्केट, ठीक है ना। बाद में पतंजलि ऑनलाइन बेचता नहीं था, सिर्फ सिलेक्टेड जगह। आजकल देखो मार्केट को इन लोगों ने सिस्टमेटिक स्टडी किया और पाया कि ऑनलाइन का जमाना है, तो इन लोगों ने ऑनलाइन का एक फ्रेमवर्क बना दिया है, और एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब एक ऐप डेवलप किया है। ये देखो तुम्हारे सामने ऐप आ गया। और इन लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट रखा, उसमें कोई भी एड या स्पैम नहीं होगा। मतलब बोलने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों ने ये जो कोरोनिल, ये इसका एक किम्बो करके ऐप है, इन लोगों ने ना व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए एक ऐप सोचा था, वो जबरदस्त फेल गया, वो नहीं, सक्सेस हुआ ही नहीं उनका ऐप। किम्बो नाम का ऐप था, लेकिन नहीं हुआ सक्सेस ये। तो बोलने का तात्पर्य है, तुम ऐसे सोचो, पॉइंट नंबर 1 क्या था, ये हो गया था अपना पहला पॉइंट। एथिकल इश्यूज थे कर्नल के, उन्होंने अपने रिलेटिव को लाया जिसने प्रोडक्ट बढ़ाए वक्त के साथ साथ। फिर इन्होंने सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम किया, बिजनेस सोसाइटी रिलेशनशिप के हिसाब से टूथपेस्ट लॉन्च किया, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स में दाम कम रखा, मार्केट का सिस्टमेटिक स्टडी किया, तो पता चला ऑनलाइन जरूरी है। इन लोगों ने फ्रेमवर्क तैयार किया ऑनलाइन मार्केट का, फिर खुद का एक ऐप डेवलप किया, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और उसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं डाला, कोड ऑफ कंडक्ट रखा कि कोई भी स्पैम या एड नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 10 पॉइंट्स हो गए तुम्हारे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।